दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय के बारे में पहले हम लोग जान लें कि महान हिमालय की अवस्थिति कहाँ पर है। सबसे पहले हम लोग भारत के मानचित्र, एक सामान्य सा मानचित्र बना लेते हैं। इस तरह से यदि हम लोग भारत के मानचित्र ले लेते हैं, उसके बाद इस तरह से सीधे इस तरह से हम लोग देखने को मिलेगा। ये एक पर्वत, ये एक अर्धचंद्राकार आकार में एक पर, ये उसके ऊपर, जस्ट ऊपर ये, और एक ये। यहाँ पर यदि जो हम लोग गौर करें, यदि एक ऐसा है, यदि हम लोग गौर करते हैं तो इस तरह से एक गांठ पता चलता है, जहाँ से पर्वत की श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये जो गांठ है, ये पामीर का गांठ है। पामीर का घाट है। इस तरह ये जो अर्धचंद्राकार आकार में है, ये हिमालय पर्वत है। ये कुनलुन है, कुनलुन पर्वत। इसको दो भागों में बांटा गया है। यदि एक, जैसे हिमालय पर्वत को हम लोग कई भागों में बांट, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, या फिर क्षेत्रीय। यदि क्षैतिज में बांटे तो काली हिमालय, तिस्ता हिमालय, नेपाल हिमालय, इस तरह से जैसे विभाजन हम लोग किए हैं, उसी तरह कुनलुन पर्वत को हम लोग भी चीन में जो पड़ता है, उसका भी चीन में दो विभाजन हुआ है। पहला भाग को अल्तुन शान कहते हैं, और दूसरा को नानसान पर्वत कहते हैं। ये जो पर्वत, ये दोनों के बारे में बात करें। अब तीसरा ये है, ये जो है सुलेमान है, सुलेमान पर्वत श्रृंखला, या रेंज। ये हिंदू कुश, पर्वत श्रृंखला। और ये तेनसेन है, ये तेनसेन पर्वत श्रृंखला। इस तरह से यदि जो हम लोग देखें, हम भारत की आकृति, भारत की आकृति पे ये जो जम्मू कश्मीर के ऊपरी छोर पर स्थित पामीर का घाट है, वहीं से जो एक इस तरह से अर्धचंद्राकार, सबसे पहले अर्धचंद्राकार आकार में एक उच्च भूमि का आकार है, जिसे हिमालय पर्वत कहते हैं। हिमालय पर्वत का आकार कैसा है? सबसे पहले ये मानचित्र को देखकर ये ज्ञात हो जा रहा है कि हिमालय पर्वत का आकार अर्धचंद्राकार है। और ये जो पर्वत है, यहाँ हुआ, एक यहाँ पर हमें एक गौर करना हो। जब हिमालय पर्वत अपनी लास्ट पूर्वी छोर पर होते हैं, वहाँ से ये से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है इस तरह से। यही जो है, यहाँ पर कुछ छिटपुट सी पहाड़ियाँ, छिटपुट जो द्वीप है, ये जो अंडमान निकोबार है, ये हिमालय पर्वत का ही एक विस्तृत भाग है। और ये जो जहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बनाकर दक्षिण की ओर मुड़ती है, उसको कहते हैं नामचा वरपा। हमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो भी इसी 90 डिग्री कोण से एक पश्चिम की ओर मुड़कर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। उसके बाद ये असम में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में चला जाता है। फिर वह पद्मा और जमुना मिलकर गंगा नदी का डेल्टा का निर्माण करता है।
अब हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि ये सारा पर्वत सिर्फ ये हमारे लिए जानना है कि कौन सा पर्वत कहाँ है, क्योंकि ये जो पर्वत है ये सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में, सुलेमान पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान में पड़ता है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। ये कुनलुन पर्वत तिब्बत का पठार या चीन में पड़ता है। ये तेंजिन पर्वत तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और चीन में पड़ता है। ये जो हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को पामीर का तिब्बत का पठार कहते हैं। यह एक लगभग, इसका औसत ऊंचाई 4000 से 5000 मीटर है। 4000 से 5000 मीटर औसत ऊंचाई। एक इस तरह से विश्व का जैसा इस तरह से एक विस्तृत, मान लो ये पृथ्वी है, उसमें एक इस तरह से उभरा हुआ क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। तो इस तरह से एक नहीं लगा कि जैसे हम लोगों का घर का एक छत है, इसीलिए इसको पामीर तिब्बत का पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, द वर्ल्ड रूफ। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। ये जो हिमालय पर्वत नामचा बर्फा है, नामचा बर्फा से दक्षिण की ओर मिलती है, और ये नंगा पर्वत, ये जो इस तरह जो देखते हैं पामीर का पठार से निकल रहा है, उसको नंगा पर्वत कहते हैं। और ये जो है नामचा बर्फा। यदि जो हम इसकी टोटल लंबाई की बात करें, हिमालय पर्वत की टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर है। यदि जो हम इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई है पूर्व की तरफ, इसके तरफ 160 किलोमीटर, इसके तरफ 400 किलोमीटर। ये जो हम लंबाई की बात करें, अब इसका कुछ हम लोग निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं कि इस हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण, जैसे इसका निर्माण तृतीयक युग में हुआ है। ये जो अभी हम लोग चतुर्थ युग में जी रहे हैं, इसलिए जब तृतीयक युग में हुआ है, इसलिए यह पर्वत नवीन पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। नवीन बलित क्या है इसके बारे में बताते हैं। जैसे इस तरह से एक यूरेशियन प्लेट इधर, हाँ, एक तरह से यूरेशियन प्लेट, ये मान लो यूरेशियन प्लेट है। और ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट है। जो इंडियन प्लेट है अभी भी लगातार उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है। 3 मिलीमीटर पर ईयर। इस तरह से, जैसे ये पर्वत इस तरह से मान लो ये दोनों पर्वत है, ये एक ऐसे है, इस तरह से है, इस तरह से 2 पर्वत है, इस तरह से ये दोनों का वजन बहुत ज़्यादा है, इस तरह से एक टक्कर होगा। तो इस दोनों का जो ऊपरी भाग है, ये भाग है, और बीच का जहाँ इसके बीच में टक्कर, मान लो इतना टक्कर हुआ, देख लेते हैं, इतना टक्कर हुआ, जितना भाग में टक्कर हुआ उसका ऊपरी भाग वो उठ जाएगा, और जो दोनों का किनारे है कुछ ज़्यादा ही उठेगा। जहाँ ज़्यादा दबाव पड़ेगा वहाँ कुछ ज़्यादा उठेगा। इसलिए जब ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टक्कर हुए, तो इस तरह से इसका कुछ भाग इस तरह से उठ गया। यहाँ दबाव उत्तर पूर्व की है, जैसे हम यहाँ देख ले, उत्तर पूर्व की है, यहाँ जा रहा है, इस तरह से धक्का मारा, इस तरह से धक्का लगा,
इस तरह से धक्का लगा तो यहाँ जो है ऊपरी पश्चिमी भाग में ज़्यादा ऊंचा पर्वत हो गया और नीचे इस तरह से धक्का यदि लगेगा तो ये कुछ नीचा हो गया, इसका भाग कुछ नीचा नीचा हो गया। इसलिए विश्व के अधिकांश ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी भाग में अवस्थित है या मध्य भाग में। हिमालय के निचले भाग में इस निचले भाग में अधिक ऊंचाई वाले पर्वत नहीं हैं, या अधिक ऊंचाई वाले चोटी नहीं पाए जाते हैं। और ये जब ये पर्वत है नई, ये आप इस तरह से, इसका निर्माण इस तरह से हुआ, एक यहाँ 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 एक के ऊपर एक क्रॉस करके, इसलिए इसको बलित पर्वत कहते हैं। इस तरह से हम लोग जान लिए कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है, हिमालय पर्वत की चौड़ाई कहाँ है, हिमालय पर्वत स्टार्ट कहाँ से होता है। हिमालय पर्वत की पश्चिमी छोर नंगा पर्वत है और इसका जो पूर्वी छोर है वह नामचा पर्वत है। इसका निर्माण तृतीय युग नवीन है। इसका कुनलुन पर्वत हिमालय पर्वत के बीच का पठार है, जो तिब्बत का पठार, इसी को बल्ड रूफ या विश्व का छत कहा जाता है। इसका जो ऊंचाई है, अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ सालों भर बर्फ जमी रहती है। जब सालों भर बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसको कहा जाता है विश्व का तीसरा ध्रुव। विश्व का तीसरा ध्रुव। यहाँ पर कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ पर कई ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि। यहाँ पर काराकोरम है और बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ से अधिकांश नदियाँ, एक तो हम लोग नदियों के बारे में, नदियाँ के जब पढ़ रहे थे उस टाइम हम लोग ये जान रहे थे कि ये जो है ये है एक खड़ा, यहाँ पर एक जैसा इस तरह से जब है तो दोनों छोर से एक इधर भी नदी जाएगा और इधर भी नदी आएगा। इस तरह से बीच का छेद पर्वत का ही होगा और तथा दोनों किनारे उत्तर तथा दक्षिण दोनों है विशाल मैदान होगा। तो इसके चाइना ये इधर से उत्तर की ओर जो नदियाँ जाती है, जो चाइना में प्रवाहित होती है, वहाँ पर हांगहो, यांगसी, बहुत सारी नदियों का मैदान है, जो बहुत ही विश्व का उर्वर मैदानी क्षेत्र में आता है। जबकि इधर है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि प्रसिद्ध नदियों का मैदान है। इसलिए विश्व का सालों भर यहाँ से निकलने वाली नदियों में सालों भर पानी रहती है। अब हम इसके जो है इसका हम लोग वर्गीकरण कर लेते हैं, यानी विभाजन। इसका विभाजन सबसे पहले हम समानांतर से, इस तरह से समानांतर से देख लेते हैं। समानांतर श्रेणी से समानांतर श्रेणी को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला तो ट्रांस हिमालय। अब हम लोग तेजी में करेंगे क्योंकि टाइम अच्छा खासा हो गया है। ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहत हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में ये जो इस तरह से है, मान लो इतना चौड़ा,
मान लेते हैं इतना चौड़ा हिमालय है, तो इसको जैसे ये बांट लेते हैं। ये सबसे जो ऊपरी भाग है इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस मीन्स पार हिमालय। ट्रांस का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो पार होता है। जो हिमालय का ऊपरी भाग उसी को ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इसके नीचे जो बृहद हिमालय है, उसके नीचे मध्य हिमालय है, और सबसे जो नीचे भाग है उसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। इसका जो ट्रांस हिमालय है, जो ये ट्रांस हिमालय, इसके जो हिमालय का पार्ट नहीं है, ये इंडियन प्लेट का भाग नहीं है, बल्कि ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। यूरेशियन प्लेट का भाग है। और इसमें जो यूरेशियन प्लेट का भाग है सबसे ऊपरी भाग है। हम लोग जानते हैं हिमालय की ऊंचाई ऊपरी भाग में 5 से 6 हज़ार की औसत ऊंचाई है। तो बहुत अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर सूर्यताप और वर्षा की बहुत अधिक प्राप्ति होती है। फलस्वरूप यहाँ शुष्कता बहुत अधिक, क्योंकि जहाँ पानी अधिक होगा और सूरज की रोशनी अधिक होगी, वहाँ पर तो फलस्वरूप शुष्कता, आर्द्रता बहुत अधिक होगी। इसलिए यहाँ जो है आर्द्रता बहुत अधिक होने के कारण यहाँ पर जो वनस्पतियों का अभाव होता है। जैसे इसका जो ट्रांस हिमालय का भाग है, जैसे इसका ट्रांस हिमालय का भाग लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख और तिब्बत, काराकोरम आदि भाग है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय के जो विस्तृत है लद्दाख, तिब्बत, काराकोरम, ये समय है। तो हम लोग जब भी हम लोग कभी यूट्यूब या कहीं और इन क्षेत्र के बारे में देखते हैं, तो हम लोग वहाँ एक चीज़ को गौर करेंगे तो पता चले वहाँ पर जो है वनस्पतियों का अभाव देखता है। अभी हम लोग हाल फिलहाल में भारत चीन जो विवाद हुआ था, उसमें भी हम लोग जब भी टीवी न्यूज़ पर ये वहाँ लड़ाई वाले भाग में ये देखते थे कि वहाँ पर सिर्फ पर्वतों और बर्फ़ों का जमाव देखते हैं, ना कि वहाँ वनस्पतियों का, क्योंकि आर्द्रता अधिक होती है और आर्द्रता अधिक होने के कारण वहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है। यहाँ पर जब से यहाँ ट्रांस हिमालय है, यहाँ जो बात कर लिए लद्दाख, तिब्बत, काराकोरम, यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। जैसे ग्लेशियर में सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियामो ग्लेशियर आदि। ये जो है इतना ग्लेशियर ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। और इसका जो ये काराकोरम है, ये हम ध्यान देना होगा, क्योंकि काराकोरम अभी हाल फिलहाल में बहुत अधिक चर्चा में है, क्योंकि काराकोरम दर्रा है, वहीं से सीपेक चालू हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक। क्योंकि ये जो है भारत में पाक अधिकृत कश्मीर में है, पीओके में है, और विवादित क्षेत्र में चाइना द्वारा वहाँ अपना निवेश करना ये दर्शाता है कि पीओके को चाइना द्वारा पाकिस्तान का भाग माना जाता है। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ये हमारे थिंक टैंकों के द्वारा ये सोचनीय योग्य बात है कि काराकोरम को किस तरह से भारत का भाग बनाया जाए, क्योंकि चाइना द्वारा ये एक अप्रत्यक्ष रूप से ये मान लिया गया है कि काराकोरम पाकिस्तान का भाग है। ये इतना बार। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बृहद हिमालय बात करने से पहले हम लोग ये बात कर लेंगे, ट्रांस हिमालय का सर्वोच्च चोटी है K2। ये जब K2 है भारत का भी सर्वोच्च चोटी है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय जो है, ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को बृहद हिमालय, ये जो हम बताएं ट्रांस हिमालय
इसको बोलेंगे मध्य हिमालय। ए बृहत हिमालय, इसको बोलेंगे मध्य हिमालय, और इसको बोलेंगे शिवालिक। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो बृहत हिमालय है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित भाग है, उसको बृहत हिमालय कहते हैं। इसका निर्माण भारतीय प्लेट से हुआ है, जैसे इसका निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ है, ये इसका निर्माण भारतीय प्लेट से हुआ है। ये जो बृहत हिमालय है, इसकी जो लंबाई और ऊंचाई दोनों ही बहुत अधिक है, दोनों ही अन्यों के सापेक्ष में अधिक है, क्योंकि यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। जैसे कि हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर ध्यान दें तो सबसे पहले बृहत हिमालय में एक पर्वत नीलकंठ जो सबसे पश्चिमी छोर है, उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, माउंट टापी, धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद मंसालू, मकालू, गौरी शंकर और माउंट एवरेस्ट। और एक हायू। ये जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसका जो 8,848 मीटर है, लेकिन हाल में ही नेपाल और चीन का एक संयुक्त सर्वेक्षण हुआ था, उसमें ये मान लिया गया कि इसका जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर है। ये अभी हाल फिलहाल में सर्वेक्षण 2020 में ही सर्वेक्षण हुआ है, जिसके फलस्वरूप ये मान लिया गया है कि जिसके सर्वेक्षण में ये पाया गया कि हिमालय की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ गई है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसकी जो यहाँ से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, गंडक आदि बहुत सारी नदियां यहाँ से बहती है। प्रमुख नदी गंगा, यमुना, गंडक है। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, गंगा, यमुना, गंडक के बारे में। यहाँ जिस तरह से हम लोग बृहत हिमालय में ग्लेशियर के बारे में बात किए थे, यहाँ भी ग्लेशियर का निर्माण है। जैसे गंगा से है जो गंगोत्री ग्लेशियर, यमुना है जो यमुनोत्री, और मिलाव आदि। मिलाव यहाँ पर ये जो ये भी ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं। इसका जो निर्माण में है, एक मिनट जो ये हम लोग ये बात कर चुके हैं। जैसे इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण इस तरह से हुआ है, बलित पर्वत है एक के बाद इस तरह से। तो कहीं यहाँ पर जैसे इस तरह से कहीं एक दर्रों का निर्माण हुआ है। कहीं पर्वतों का जो छिद्र होता है, जैसे हम लोग कभी मट्टियों का घर बनाते हैं, तो जब आर पार इस तरह, या फिर हम लोग ये मान लें जब भी ये सीमेंट ये रॉक्स हो गया, और इसके बीच में जब सीमेंट डालते हैं, जब उस तरह से जब कभी सूरज के दिन में हम लोग देखने की रोशनी करें, तो कभी एक छिद्र की भांति सूरज की रोशनी आदि दिखेगी। ये बहुत छोटी है, इसी को ये दर्रा कहते हैं। इस तरह पर्वतों में एक छोटा सा संकरा सा आकार होता है, वो संकरा सा आकार होता है जो पर्वतों को आर पार एक आसान सा रास्ता प्रदान कर देता है, उसी को दर्रा कहते हैं। उस तरह ट्रांस हिमालय में एक दर्रा था जो काराकोरम पास, दुनिया का बहुत फेमस पास है। और हाल फिलहाल में सिपेक, मैंने उसमें बताया था, सिपेक जो परियोजना है वो काराकोरम दर्रा से होकर गुजरती है। इस तरह से बृहत हिमालय में भी दर्रा का निर्माण हुआ है। इस बुर्जिला दर्रा
जोजिला दर्रा, ये जो है जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो बारालालचा और शिव किला, ये हिमाचल प्रदेश। एचपी लिप शॉर्टकट, ये माना, नीति, लिपुलेख, ये उत्तराखंड का जो है दर्रा है। और ये नाथुला और जेपे लपा, ये जो है सिक्किम का है। इस तरह से हम लोग बात कर लेंगे। ये जो प्रमुख दर्रे हैं, इसमें बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामों कई अधिक बार पूछे गए हैं कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। और ये एक यहाँ और उत्तराखंड में एक और दर्रा है, उसका है थांगला दर्रा। ये थांगला दर्रा उत्तराखंड में है। इस तरह से हम लोग ये बात कर लिए, इसके प्रमुख दर्रे के बारे में बात कर लिए, इसके कौन सी नदियाँ निकलती है बात कर लिए, कौन सी ग्लेशियर है, इसका निर्माण के इसमें कौन से इसका जो निर्माण कौन सा बेल्ट से हुआ है। इसके अब हम लोग बात करते हैं तीसरा बार में लघु हिमालय। लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। मध्य हिमालय है जो हम लोग, ये जो मध्य हिमालय है शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच में है। इसका जो प्रमुख पर्वत है, इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, ये हम लोग कई बार भी देख चुके हैं। इनका नाम सुन ले, नागटिका, चूरिया, मूरिया, मंसूरी, रावा, ये जो है पर्वत श्रेणियां हैं। जब लोग जब अगला मैं कभी भी जब भी मानचित्र का अध्ययन करेंगे उस टाइम मैं पूरे पर्वत और नदियां जो हम लोग एक सिंबल के तरह ले लिए थे कि कौन से कहाँ स्थित है, उसके बारे में मैं भी जब भी कभी मानचित्र के मैप के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसका सटीक जानकारी मैं बताऊंगा कि कौन सी पर्वत, कौन सी नदियाँ, कौन सा मैदान, कौन सा शहर, कौन सा कहाँ स्थित है, उसकी सटीक जानकारी मैं मानचित्र में बता दूंगा। इसलिए अभी एक शॉर्टकट जान ले कि कौन सा हिमालय, कौन सा पर्वत कहाँ स्थित है। ये जो लघु हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई है जो 1800 से 300 मीटर, 1800 से 3000 मीटर है। इसलिए यहाँ पर हमेशा न अधिक सूर्यताप का प्राप्ति होती है और ना ही अधिक बर्फ जमी रहती है। यहाँ मिक्स रहता है, कम बर्फ और कम सूर्य की ताप की प्राप्ति। ऐसा यहाँ का जो वातावरण रहता है हमेशा खुशनुमा रहता है, जिसके कारण यहाँ पर्यटन का विकास बहुत तेजी से हुआ है। पर्यटन का विकास यानी प्रमुख पर्यटन शहरों का नाम ले तो नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी, चक्राता, शिमला आदि। इस तरह से यहाँ पर पर्यटनों का विकास बहुत अधिक हुआ है, जिसके फलस्वरूप आसपास के इलाकों में वहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। और सरकार के द्वारा ये लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि वहाँ के लोगों को विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते वहाँ के लोगों को आर्थिक दुर्दशा न झेलने पड़े। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण कदम ये है कि उत्तराखंड में चल रही परियोजना चारधाम परियोजना को हाईवे के द्वारा एक जोड़ देना, ये भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए एक आर्थिक उद्विकास के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर जो
ऊंचाई कम रहने के कारण और सूर्यताप की कम प्राप्ति के साथ साथ जल की प्राप्ति के कारण यहाँ पर जो वनों का विकास हुआ है वो कोवनधारी वन का विकास हुआ है। कोवनधारी वन का विकास हुआ है और कोवनधारी वन का विकास हुआ है और यहाँ पर जो जिनमें कोवनधारी वनों का विकास हुआ उनमें कौन कौन से पर्वत, चीड़ प्रमुख पर्वत, चीड़ प्रमुख पेड़ है। अब हम इसके तरफ एक चीज छूट गया, घाटी। इसमें जो जैसे जैसे देखते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी अपने नज़दीकी स्थलों को जाते हैं, जैसे ये पर्वत हो गया कि एक पर्वत, फिर मान लेते हैं एक पर्वत, फिर एक पर्वत, फिर एक पर्वत, फिर एक पर्वत। इस तरह से जो पर्वतों का विकास हुआ है, यहाँ पर हम लोग ये अपने कभी कभी आसपास के क्षेत्रों में जो पहाड़ी क्षेत्रों हैं वहाँ पर भ्रमण कभी करने जाएंगे तो ये चीज़ देखेंगे, 5-6 पर्वत चोटियों के बीच में एक छोटा सा एक विस्तृत समतल भाग मिलता है, उसी को घाटी कहते हैं। और ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई लंबाई ही 2500 किलोमीटर। यहाँ जो ये जो घाटियाँ छोटी ना मिलकर अच्छी खासी बड़ी घाटियाँ मिल जाती है, जिससे यहाँ खेती आसान हो जाती है और यहाँ पर जनसंख्याओं का विकास बहुत तेजी से होता है, जिसमें प्रमुख घाटियाँ हैं कश्मीर की घाटी, दूसरा काठमांडू घाटी, कुल्लू की घाटी, फिर एक हो गया यहाँ पर देहरादून। इस तरह से जो प्रमुख घाटियाँ हैं, यहाँ पर जो खेती का विकास होने के कारण यहाँ जनसंख्याओं का विकास भी अच्छी तेजी से हुआ है। और चौथा जो बात कर लेते हैं, चौथा जो अंतिम था उसका शिवालिक था। शिवालिक है जो हिमालय की सबसे निचली या दक्षिणी विस्तृत भाग को शिवालिक कहते हैं। ये जो शिवालिक का निर्माण हुआ है, ये है कि पहले यहाँ पर हिमालय के दक्षिणी छोर पर एक शिवालिक नदी बहा करती थी। शिवालिक नदी में जब अधिक अपरदन के कारण जब इसमें अवसादों का निर्माण हुआ तो धीरे धीरे इन अवसादों का उभार ऊपर की ओर होने लगा। जब ये उभार ऊपर की हुआ तो यहाँ पर जो इस तरह से, जैसे ये नदी बह रही है, जैसे जिसका अवसाद हुआ तो इस तरह से ऊंचाई एक उच्च भाग हो गया, जिसके कारण बाद में इसके इधर भी, इसके जैसे ये यहाँ पर था वो मेरा नदी, इसके इधर भी अवसादों का जमाव होने लगा तो ये भाग ऊंचा हो गया, जिसके कारण ये भी एक पर्वत का रूप धारण कर लिया। पर्वत का रूप के धारण कर लिया, जिसके कारण इसे हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कई घाटियाँ, जिस तरह हिमालय इस तरह से जो ये पर्वत का निर्माण भाग हुआ उसी को शिवालिक पर्वत कहते हैं। इस तरह यहाँ कई घाटियों का विस्तार हुआ है, जिसे दून कहते हैं। जिस तरह से दून है, एक तरह से द्वार, जैसे पर्वतों के जैसे हम लोग कभी कभी घरों में कई गांवों में प्रवेश करते हैं तो एक बाहर में एक बड़ा सा द्वार लगा रहता है, उसी को इधर द्वान कहते हैं। जैसे यहाँ पर्वत हो गया, यहाँ पर्वत, बीच में घाटी। और ये जैसे हम लोग यहाँ पर एक ऐसा कर दें, ऐसे लगा दें तो एक तरह से ना पता लगता है कि ये द्वार एक प्रवेश द्वार की भांति लग रहा है, जो इस मैदानी घाटी में प्रवेश का एक क्षेत्र है। इसी को हम इधर दून कहते हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण देहरादून है। देहरादून है। और इसका जो विस्तार है, ये इधर जो विस्तार यहाँ से लेके, जैसे यहाँ चले, ये तीस्ता नदी,
और ये पीर पंजाल, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ। हालांकि हिमालय का विस्तार यहाँ काराकोरम से लेके यहाँ नामचा पर्वत से लेके इस तरह से हिमालय पर्वत का विस्तार है, जबकि शिवालिक का विस्तार पीर पंजाल पर्वत से तीस्ता नदी तक के है। इस यहाँ कई शिवालिक पर्वत की ऊंचाई नीचा होने के कारण और यहाँ अधिक मात्रा में सालों भर वार्षिक नदी बहती है, जिसके कारण शिवालिक पर्वत का अधिक अपरदन हुआ। अपरदन के फलस्वरूप यहाँ पर कई जगह तो इतना ज़्यादा अपरदन हो चुका है कि शिवालिक पर्वत पूर्णतः विलुप्त हो चुकी है। ये तीस्ता नदी के अपरदन के कारण। ये अपरदन क्यों अधिक करती है? क्योंकि इसका जब भी पर्वत से ऊंची पर्वत की ऊंचाई अधिक है, जिसके कारण मान के चले यहाँ है इतने ऊंचाई में पर्वत है, यहाँ से ऐसे नदी खड़ी ढाल की तरह एक नदी प्रवाहित होती। इसके बीच में जो रास्ते में इस तरह से जो इस यहाँ पर जो भी कुछ मिलेगा उसका जो अपरदन है बहुत तेजी से करेंगे। फलस्वरूप शिवालिक पर्वत का अपरदन बहुत अधिक हुआ है और इसका जो है कई जगह अदृश्य हो चुके हैं अपरदन के कारण। अब हम लोग बात कर लें शिवालिक के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो है इस तरह से प्रादेशिक वितरण। जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं समानांतर वितरण, अब हम प्रादेशिक वितरण के बारे में बात कर लें, जिसके बारे में कभी अगला वीडियो में विस्तृत से बात कर लूँगा। इसका शॉर्ट में बात कर लेते हैं। इस तरह से मान लो अर्धचंद्र का आकार में हम लोगों का हिमालय पर्वत है। यहाँ पर सिंधु नदी, सतलज नदी, यहाँ काली नदी, यहाँ तीस्ता नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी। हम लोग ये जानते हैं कि जब भी हिमालय नदियों में बहुत बड़ी नदियों हिमालय क्षेत्र में बहुत बड़ी नदियों का निर्माण हुआ है। फलस्वरूप इसका जो अपरदन क्षेत्र जहाँ पर भी इसका घाटियों का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का जो अपरदन बहुत अधिक हुआ है। फलस्वरूप जैसे मानते हैं ये नदी हिमालय सतलज नदी है, एक काली नदी। यहाँ पर जो हिमालय पर्वत का अपरदन अधिक होने के कारण इसकी गहराई कम है और इसका ऊंचाई कम है, और सतलज नदी की अपरदन का है इसकी ऊंचाई कम। फलस्वरूप ये जो भाग है उभरा भाग नजर आता है, इसलिए इसको हम प्रादेशिक वितरण के तौर पर जान लेते हैं। अब इसकी टोटल चौड़ाई लंबाई की बात करते हैं तो ये 560 किलोमीटर है, ये 320 किलोमीटर है, ये 800 किलोमीटर है, ये 720 किलोमीटर है। इसको हम कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं, कश्मीर या पंजाब। इसको जो है कुमायूं हिमालय, इसको नेपाल हिमालय, इसको असम हिमालय। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ये जो कुमायूं हिमालय एक विस्तृत कुमायूं हिमालय है, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, पश्चिमी गढ़वाल, ये पूर्वी गढ़वाल, ये पूर्वी कुमायूं। ये दोनों जिला है, ये दोनों जिला है, इसलिए हम इसका वितरण कर लेते हैं। यहाँ से ही हमारी जो कुमायूं नदी है, यहाँ से हमारी गंगा नदी और यमुना नदी का जो है उद्गम क्षेत्र है। यहाँ पर ही गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों का निर्माण ग्लेशियर का अवस्थिति है, जिसके कारण हमारी प्रमुख नदियाँ यहाँ से निकलती है। इस तरह से हम लोग बात कर लिए हिमालय की अवस्थिति। एक शॉर्ट टर्म में ये जान ले कि हिमालय का विस्तार कैसे है। यही हमारा हिमालय का विस्तार है। ये जो अर्धचंद्रा का आकार लग रहा है ना, यही है। अब हम लोग जानते हैं हिमालय का जो
ये जो विस्तार है इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला प्रभाव पड़ता है, हम लोग जब भी कभी इतिहास पढ़ते हैं तो हम लोग एक चीज़ गौर करें, या जब भी कभी अगला बार से इतिहास पढ़ेंगे तो हम लोग एक चीज़ गौर करेंगे कि जितना भी मध्यकालीन या फिर आधुनिक काल में जितना भी भारत पर आक्रमण हुआ है 1962 के पहले, एक चीज़ ध्यान देना, 1962 के पहले, 1962 के पहले जितना भी आक्रमण हुआ है अधिकतर आक्रमण यहाँ पर और इस क्षेत्र से हुआ है। यहाँ पर एक खैबर दर्रा है, यहाँ पर कई प्रमुख दर्रा है जिनमें खैबर दर्रा है। यहाँ से अत्यधिक आक्रमण भारत के मध्यकालीन भारत में हुआ है। यदि जो और यह खैबर दर्रा है से सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। और ये जो अंग्रेजों का आक्रमण, अंग्रेजी, पुर्तगाल, डच, जिनका भी आक्रमण हुआ ये इस क्षेत्र से हुआ है। हम लोग जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो ये चीज़ को अर्थ करते हैं, हिमालय स्थित पूरा भाग एक सुरक्षित भाग के तौर पर नजर आता है, एक सुरक्षित भाग के तौर पर, क्योंकि इसको अधिक होने का कारण उस उत्तरी छोर से एशिया के हिमालय पर्वत के उत्तरी छोर से आने वाले अधिकतर शत्रु हिमालय को पार नहीं कर पाते थे। फलस्वरूप एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था हिमालय पर्वत। जबकि 1962 में जब चाइना के द्वारा हम पर आक्रमण हुआ तो ये भी भ्रम टूट गया कि हिमालय पर्वत अब पारणीय नहीं है, बल्कि इसके पार होकर भी भारत पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि अब तो कई बैलिस्टिक मिसाइलें, ट्रांस मिसाइलें आ जाने के कारण आसानी से अब कहीं भी हमला हो सकता है। एक तो प्रादेशिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा, दूसरा ये मानसूनों के, जब ये मानसून हवा इधर से मानसून हवा तो ऊंचाई अधिकरण, यहाँ पर मानसून हवा जो ऑब्जॉर्व हो जाती है, रुक जाती है। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर मानसून हवा रुक जाती है। मानसून हवा रुकने के फलस्वरूप यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा करवाती है और फिर पुनः ये मानसून लौटती है जो इसके इलाके में वर्षा कराती है। एक ये मानसून के लिए है, ये पर्यटन के लिए है, आदि के लिए ये हिमालय पर्वत बहुत अधिक भारत के सपोर्ट करता है, बहुत अधिक भारत के लाभदायक है। सो आज हम लोग बात करें हिमालय पर्वत की अवस्थिति, हिमालय पर्वत की पूरे विस्तार के बारे में जान लिए। सो थैंक यू। आप हमारी वीडियो को ऐसा ही लगातार देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं और ज़्यादा उत्साहित होकर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं और मैं कुछ अपने ज्ञान को आप लोगों के समक्ष रख सकूं। थैंक यू, एक बार दोबारा थैंक यू।